खबर भारत में के विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। खास मुलाकात कार्यक्रम में हम ऐसे विशिष्ट अतिथियों को बुलाकर उनसे चर्चा करते हैं जो संघर्ष कर नीचे से लेकर के सर्वोच्च पदों पर पहुंचे हैं और उनके जीवन में बहुत कुछ उन्होंने देखा है, बहुत कुछ अनुभव उनके पास है, उसका लाभ दूसरों को भी मिले। और खबर भारत में हमारा ये प्रयास कितना सफल रहा, ये आपकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी। आपको कैसा लगा कार्यक्रम, आप जरूर हमको बताएं। आज हम खबर भारत के खास मुलाकात कार्यक्रम में मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव श्री बी.डी. इसरानी साहब से, और उनसे जानेंगे उनके इस पूरे कार्यकाल का, जीवन का, किस प्रकार से उन्होंने ये ऊंचा पद प्राप्त किया, कितना संघर्ष किया। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं श्री बी.डी. इसरानी साहब से। बी.डी. इसरानी साहब, आपका खबर भारत के खास मुलाकात कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं यहाँ की ओर से। थैंक यू। बी.डी. इसरानी साहब, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए जी। आपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया, क्योंकि बड़ा पद जो है एकदम कोई बिठा करके आपको प्रमुख सचिव के पद पर स्थापित नहीं कर देता है। आपने जीवन में आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की और किस प्रकार से इस बड़े पद पर आप पहुँचे, ये थोड़ा सा आप संक्षेप में या जैसा भी आप उचित समझे बताने का कष्ट करें। देखिए, सेवा का तो शुरुआत मेरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हुई, कृषि विभाग से हुई। संचालनालय कृषि विभाग में 1974 में भर्ती हुए थे। 1 साल मैंने वहाँ काम किया, फिर 3-3.5 साल मैंने पुलिस विभाग की स्पेशल ब्रांच में काम किया। 78 में मैं मध्य विधानसभा में आ गया। 78 के बाद यूँ समझिए कि लगभग 2000 में जैसे नया छत्तीसगढ़ बना जी, तो नया छत्तीसगढ़ में विधानसभा का गठन जो हुआ, उसमें नियम कायदे बनाना और जो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो स्थापना हुई, तो राजेंद्र शुक्ला जी वहाँ के अध्यक्ष हुए थे। तो 2000 में मैं पहली विधानसभा में वहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव के रूप में। वहाँ 2004 से फिर मैं वापस मध्य प्रदेश विधानसभा में आ गया और 2016 तक यहाँ सेवाएं दी। इस तरीके से कुल कहा जाए तो काफ़ी 40-42 साल के सेवा काल रहा। आपका मतलब मध्य प्रदेश विधानसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा, दोनों विधानसभा का अनुभव आपके पास है, ये जानकर हमको खुशी हुई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि विधानसभा में जो जैसे हमारा संविधान है और लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं, संसद, राज्यसभा, जिसको लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, ये सब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनमें किस प्रकार से कार्य होता है। तो इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा में किस प्रकार से यहाँ पर कार्य संचालित होता है। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ताकि हमारे दर्शक उसको ग्रहण कर सकें और समझ सकें। देखिए, किसी भी विधानसभा के लिए हमारे विधानसभा चाहे मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो या देश की कोई भी विधानसभा हो, इनका कार्य करने का जो तरीका है वो वे स्वयं तय करते हैं और इसकी संवैधानिक व्यवस्था है। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है और उसमें ये प्रावधान है कि हर विधानसभा अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम खुद बना सकेगी। लोकसभा अपना बना सकेगी, राज्यसभा अपना बना सकेगी, विधानसभा अपना बना सकेगी। तो प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम अनुच्छेद 168 के तहत हमारे मध्य विधानसभा में बने और हर विधानसभा में इसी अनुच्छेद का लाभ लेकर के नियम बनते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर विधानसभा जो अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाती है उसको सदन अडॉप्ट करता है और ये कहा जा सकता है कि उन नियमों के पीछे संविधान का बल प्राप्त है। वो संवैधानिक प्रावधान के तहत बने रहते हैं, उसी नियम के तहत वो व्यवस्था चलती है।
उन्हीं नियमों के तहत व्यवस्था चलती है, चाहे उसमें प्रश्नकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे स्थगन हो, या बजट पास करने की व्यवस्था हो, चाहे कानून पास करने की व्यवस्था हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं संविधान के तहत प्रक्रिया नियम बनते हैं और प्रक्रिया नियमों के तहत विधानसभा का कार्य चलता है। अच्छा, जी, इसमें विधानसभा के आपके मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यकाल में और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के दोनों जगह के आपने कार्य किया है, तो दोनों जगह का अनुभव आपको है। तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कोई अंतर आपको नजर आया, या दोनों जगह एक ही प्रकार से दोनों विधानसभाओं में कार्य संपादित होता है? नहीं, अमूमन देखिए मैक्सिमम तो जो प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसी है। देश के लगभग, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की अलग अलग विधानसभाओं में भी लगभग देखिए प्रश्नकाल सब जगह होता है। और थोड़ा बहुत 19-20 राज्यसभा में, लोकसभा में कभी कभी किया गया, लेकिन फिर वो वापस उसी पे आ गए। 1 घंटे का प्रश्नकाल लगभग देश की सारी विधानसभा में होता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता है। फिर ध्यानाकर्षण होते हैं, स्थगन होते हैं। ये प्रक्रिया सारे देश में है, इवन राज्यसभा और लोकसभा में भी है। तो कुछ नियम जो है वो कुछ अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा में देखें तो हमारे यहाँ कृषि समिति बनाई गई। तो कृषि के मामलों को देखने के लिए एक निकायों के जो ऑडिट है, जैसे ये जो हमारे निकाय के चुनाव आज हो रहे हैं, इनके जो लोकल ऑडिट होता है, उस ऑडिट में जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको देखने के लिए, और निकायों का काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए एक स्थानीय शासन के लिए कमेटी भी बनाई गई है। तो ये विशेष व्यवस्था है। कमेटियां अपने अपने आवश्यकता अनुसार हमारे यहाँ बनती रहती हैं। आचार संहिता है, ये सबसे पहले लोकसभा में इसका विचार आया, लेकिन बना छत्तीसगढ़ विधानसभा में सबसे पहले आचार संहिता बनी, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बनी। ये आचार संहिता वो है जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका आचरण भी मर्यादित हो, कानून के सम्मत हो और अधिक जिम्मेदारी से वो काम कर सकें। इसलिए उनका आचार विचार कैसा हो, उसकी भी अगर शिकायतें आती हैं तो उस पर भी कार्रवाई समिति अपनी अनुशंसा करती है, उस पर शिकायतों पर कार्रवाई करती है। तो ऐसे आचार संहिता छत्तीसगढ़ विधानसभा में नहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा में नहीं, सब विधानसभा में नहीं है ये। तो ऐसे अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कभी कभी समितियां बन जाती हैं। नियमों में संशोधन करने का हमको अधिकार है, तो हम अपने हिसाब से नियमों को डाल सकते हैं। जैसे प्रश्नकाल में, अब प्रश्नकाल में क्या होता था, प्रश्नकाल में ये होता था कई बार प्रश्न का जो मूल प्रश्न करता है वो गैर हाजिर हो जाता था। इस तरीके से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा ही नहीं हो पाती थी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में ये प्रावधान नियमों में किया गया कि अगर प्रश्नकाल में प्रश्न बुलाया जाता है, वो सदस्य गैर हाजिर है, तो अन्य कोई सदस्य उसमें प्रश्न पूछ सकेगा। तो ये जो इसमें लोगों को ये शंका होती थी कि साहब किसी के दबाव में वो गायब हो गए, तो अध्यक्ष चाहे तो किसी और को अनुमति दे करके उस पर प्रश्न करा सकते हैं। तो ये प्रावधान हमारे यहाँ विशेष रूप से किया गया। तो ऐसे कई प्रावधान होते हैं। जी, विधानसभा की जहाँ तक मुझे जानकारी है, अलग अलग प्रकार की समितियाँ हैं, और वो समितियाँ प्रवास पर जाती रहती हैं, जिसमें माननीय विधायकगण रहते हैं और विधानसभा के अन्य अधिकारी भी रहते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको भी उन समितियों में बाहर उनके समितियों के साथ जाने का अवसर जरूर मिला होगा, और अन्य जगह की विधानसभा और दूसरी जगह की सब चीज़ें आपने देखी होगी। तो इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी। नहीं, ये सही है। पूरा देश घूमे हैं, पूरे देश की विधानसभाओं में जाने का अवसर मिला है, और अमेरिकन कांग्रेस भी देखने का मौका मिला है, वहाँ की लाइब्रेरीज को देखने का मौका मिला है, और कई और देशों के में भी जो प्रक्रियाएं हैं, लंदन की प्रक्रिया है, सब जानने का मौका मिला ये इसी कार्यकाल के दौरान। कुल मिलाकर के देखिए, ये जो संविधान है, जैसे हमारा हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है, जिसमें अनुच्छेद 164(2) ऐसा ही प्रावधान लगभग अन्य देशों के संविधानों में भी है। अन्य देशों के प्रदेशों के जो व्यवस्थाएं हैं, 164(2) हमारे ये प्रावधान करता है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका पूर्ण रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये जो उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, ये कमोबेश अलग अलग भाषाओं में समझिए, अलग अलग तरीके से समझिए। ये उत्तरदायी जो चुनी हुई सरकारें हैं, वो जनता के प्रति, जनप्रतिनिधि जो है जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। इसके अलग अलग शब्दावली अलग अलग हो सकती है, लेकिन सारे लोग जहां चुनाव होते हैं, जहां लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति, मानव विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ये प्रावधान हमारे यहाँ भी है और इस जगह भी है। तो ये जो 164(2) है, ये जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगा कार्यपालिका विधायिका के प्रति, उसी के तहत ये जो है प्रश्न होते हैं,
ध्यानाकर्षण होते हैं, स्थगन प्रस्ताव होते हैं, चर्चाएं होती हैं, आधे घंटे की चर्चा होती है, 1 घंटे की चर्चा होती है। हर तरीके का प्रबंध, अगर विधायक चाहे, कोई विषय उठाना चाहे तो कोई ना कोई प्रावधान उसको ऐसा मिल जाता है जिसके तहत वो चर्चा उठा सकता है। जनता के हर हित के मामले को सदन में उठाया जा सकता है, उसके प्रावधान नियमों में हैं। और वो इसीलिए हैं कि जो हमारा संविधान चाहता है वो ये चाहता है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी रहे, हर बात का जवाब जनता को मिलना चाहिए। इसीलिए सदन की व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था बनाई गई है। बिल्कुल। अभी इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम पूर्व के समय से वर्तमान समय की ओर लौटते हैं और देखते हैं तो विधानसभा के जो सत्र हैं उस सत्र तो बराबर वो उतने हो रहे हैं, लेकिन उन सत्रों की अवधियां जो है वो पहले के मुकाबले में थोड़ी कम होती जा रही हैं। और अवधि कम होने के बाद भी कभी कभी ये होता है कि उस निर्धारित अवधि जो उन्होंने डिक्लेयर की है या जिसकी सूचना जारी हुई है उसमें से भी कटौती हो जाती है। तो इसका क्या प्रमुख कारण हो सकता है? तो क्योंकि जनता का ही इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उनके संबंधित जो उनकी समस्याओं से संबंधित उनके जो शासन के प्रति उम्मीदें हैं उसके प्रति जो कुछ भी विधायकगण अपनी बातें रखना चाहते हैं तो वो नहीं पूरी हो पाती हैं। तो इसका क्या प्रमुख कारण है और क्या इसका उपाय हो सकता है? नहीं, देखिए, बैठकों की संख्या थोड़ी नहीं, बहुत कम हुई है। अगर मैं 2020 की ही बात करूं, जिसमें नई सरकार अभी बनी है, शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है, चौथी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें 2020 में 3 सत्र हुए जी। उसमें बजट सत्र 3 दिन का था, उसमें भी 1 दिन का सत्र हुआ और उसमें कुल 17 मिनट की चर्चा हुई। 17 मिनट, ये अपने आप में ध्यान देने वाली बात है। दूसरा सत्र सितंबर में हुआ, वो भी 3 दिन का था लेकिन वो 1 ही दिन हुआ, उसमें मात्र 9 मिनट चर्चा हुई। कुल 2020 में कुल 3 सत्र हुए जिसमें कुल 4 बैठकें हुई और 2 घंटे से भी कम समय चर्चा हुई। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। सत्र की बैठकें कम नहीं हो रही, बहुत कम हो रही हैं। ये जो जवाबदेही का सिद्धांत है उससे अगर सरकारें बचेंगी तो ये संसदीय व्यवस्था चलेगी कैसे? जी। आज अगर अपन इसी साल की बात करें, 2022 की अगर बात करें तो 2022 के बजट सत्र में कुल 8 बैठकें हुई। ये 8 बैठकें कभी नहीं हुई। आप समझिए कि बजट सत्र कभी कभी तो 30-30, 35-35, 40-40 दिन का होता था। 40-40 बैठकें एक मात्र बजट सत्र में होती थी। बजट सत्र हमेशा बढ़ता था, कम कभी नहीं होता था। ये परंपरा बाद में शुरू हुई है, ये कि सत्र की जो बैठकें हैं वो बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो गई, निर्धारित बैठकें भी घटना शुरू हो गई। ये बहुत चिंता की बात है। और इसीलिए जनता का जो रोष है, भाई जनता की समस्या उठेंगी नहीं, उनका निदान होगा नहीं। जनता के लिए इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। जनतंत्र का अगर मंदिर है तो विधानसभा है, सभा है, और सभा में ही उनकी बातें जमीन से निकल करके सभा में आती हैं और उसका निदान होता है। और अगर सभा की चर्चाएं ही नहीं होंगी तो ये सिस्टम बैठ जाएगा। और इसीलिए संसदीय व्यवस्था के प्रति जनता का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है कि साहब हमारी बात कौन करेगा। उनकी बात करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए जगह ही एक है, उसी के लिए संविधान ने विशेषाधिकार बनाए हैं। संविधान में विशेषाधिकार का जो प्रावधान किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि सदन में विधायक को हर बात बोलने का अधिकार है। जो बात वो विधानसभा में बोलेगा उसके लिए किसी भी अदालत में कोई मुकदमा उसके खिलाफ कायम नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा अधिकार अगर उसको दिया गया है तो जनता की बात को निर्भीक रूप से करने के लिए किया गया है। और सत्र ही नहीं होगा तो बातें कहाँ आएंगी, और बातें नहीं होगी तो निदान कहाँ से होगा? आपके ध्यान में या आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि सत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किस प्रकार के कोई नियम बनाए जा सकते हैं कि नहीं इतने से दिन से कम का कोई सत्र नहीं होगा या इतनी अवधि से कम का कोई सत्र नहीं होगा, ऐसा कोई नियम बन सकता है क्या या बनाया जा सकता है? इसके लिए संविधान में ही व्यवस्था करना पड़ेगी। देखिए, संविधान में जो व्यवस्था है जी, वो ये है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक वर्षाकालीन सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। ये हर विधानसभा में होता है। लेकिन वो सत्र कितने दिन का हो, कितनी बैठकों का हो, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसी का लाभ लेकर के हर विधानसभा में
उसका दुरुपयोग होता है और छोटी सत्र की बैठकें कम से कम होती चली आती हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में एक ज्वाइंट सभी विधानसभाओं का एक सत्र हुआ था जिसमें सभी स्पीकर गए थे। उनमें ये कहा गया था कि लोकसभा में साल में 100 बैठकें होना चाहिए और विधानसभाओं में, जो बड़ी विधानसभा है, उन्हें 75 बैठकें होना चाहिए। लेकिन 75 बैठकें तो क्या है, आपको बताया 2020 में 3 बैठकें 4 बैठकें हुई हैं। 2022 का ये सत्र जो है इसमें अभी तक सिर्फ 13 बैठकें हुई हैं, 8 बैठकें हुई हैं। तो ये जो ये जब तक संविधान में नहीं होगा और संविधान में प्रावधान कराने के लिए सरकारें जब तक आगे नहीं आएंगी तो ये तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है। बस इतना ही है, संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत तो 3 बैठकें बुलाते हैं, 3 सत्र बुलाते हैं और वो सत्र कितने दिन का हो, कितनी देर का हो, ये तय सरकारें कर लेती हैं। इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार हैं। और इस तरीके जनता बेवकूफ़ बन रही है, या यूं कहें कि उसको उसका धोखा हो रहा है, उसकी बातें हाउस में पहुंच नहीं पा रही हैं और उनकी जनहित के जो मामले हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं और इसी कारण से ये जो समस्याएं रोज उठ रही हैं वो उसका निदान नहीं हो पा रहा है। जी, अब आपको आपके इस कार्यकाल के दौरान कोई विशेष ऐसी घटना या विशेष कोई ऐसी चीज़ आपको ध्यान में आती है जो आप उसका उल्लेख करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये विशेष तो अवसर बहुत आए। देखिए, मेरा जोर इस बात पर रहता है, जैसे मैं संसदीय लोकतंत्र का बहुत ही प्रशंसक हूँ। इतनी सुंदर व्यवस्था है, ये जितने भी शासन प्रणालियाँ हैं उसमें संसदीय व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचती है, प्रशासन तक पहुँचती है और उसका निदान होना चाहिए और निदान होता भी है। लेकिन ये जो व्यवस्था है, देखिए मैं आपको एक उदाहरण अगर दूँ, जैसे एक सत्र चल रहा था तो एक हमारे तेज सिंह सेंधव जी सदस्य हुआ करते थे, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि साहब ये तेंदुपत्ता के जो श्रमिक हैं उनको 15 रुपये गड्डी आप देते हो, इसको 25 रुपये होना चाहिए। उन्हें एक प्रस्ताव लाया, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, खड़े हुए, बात की और प्रस्ताव पारित हो गया। वो प्रस्ताव पारित होना, कोई भी प्रस्ताव जो हमारा नियम 130 कहता है, प्रस्ताव पारित होना माना एक तरह से कानून बन जाना है। और उसी दिन से तेंदुपत्ता श्रमिकों को 25 रुपये मिलना शुरू हो गए। तो ये गरीबों की बात करेगा कौन? गरीबों की बात आएगी, उसको मंजूर होगी तो उस पर लागू होती है, जैसे ये हुआ। तो ये बातें जब तक आएंगी नहीं तो राहत कैसे मिलेगी? भाई आज ये कहने वाला वो था कि साहब उनको बहुत कम पड़ते हैं, 15 रुपये प्रति गड्डी उनको बहुत कम मिलते हैं। ये बातें जब सदन की बैठक होगी तभी तो आएंगी ना। तो सदन की बैठक ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शासन जनता के प्रति जवाबदेह बने, ये व्यवस्था के प्रति लोगों में जागरूकता आना चाहिए। और शासन और प्रतिपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि साहब आप जनता से न्याय करिए, जनता आपको चुन करके भेजती है, आप मिलीजुली कुश्ती करते हैं, दूरा कुश्ती करते हैं, इससे जनता जान रही है, समझ रही है और जनता का रोष एक सीमा पार कर जाए उससे पहले इसका निदान होना चाहिए। ये मेरा अपना मत है। जी, विभिन्न पदों पर रहते हुए आपको सदन में बैठने का बहुत अधिक समय मिला, तो ये जो सदन की हमारे यहाँ की व्यवस्था है, कार्यप्रणाली है, इसमें आपने एक से अधिक मुख्यमंत्रियों को और प्रतिपक्ष के नेताओं को काम करते हुए देखा होगा और उनकी मंशा देखी होगी, उनका किस प्रकार से वो सदन में अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। तो इनमें से यदि कोई आप बता सकें कि किस प्रकार का किसका कार्यकाल रहा है या किस प्रकार की किसकी बात रही जो दर्शकों के लिए आप उचित समझते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि काफ़ी मुख्यमंत्री, जैसे मैं 78 में आया तो कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री थे, शैलजा जी मुख्यमंत्री बने, उससे लेकर के आज शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, सबके साथ काम करने का मौका मिला। अध्यक्षों की बात करें तो नेवालका जी अध्यक्ष से लेकर के आज जो हमारे गिरीश गौतम जी हैं, अब गिरीश गौतम जी अध्यक्ष अभी बने हैं मेरे रिटायरमेंट के बाद, लेकिन सदस्य के रूप में इनको भी जानने समझने का मुझे मौका मिला। तो सीताचरण शर्मा जी के साथ काम करते हुए मेरा रिटायरमेंट हुआ। तो काफ़ी अध्यक्षों के साथ, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ भी मेरे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी के साथ मध्य प्रदेश में भी काम करने का अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में भी काम करने का अवसर मिला। प्रेम प्रकाश पांडे जी अध्यक्ष हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, उनके साथ काम करने, तो अवसर तो मुझे पूरे मिले। मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़, देखिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या होता है, देखिए इस प्रदेश में
6 पद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक मुख्यमंत्री, अगर हम विधायिका की बात करें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 हमारे संविधान के स्तंभ हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो सारे नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो विधायिका कानून बनाती है, कानून का पालन कार्यपालिका करती है, कानून का विवेचन न्यायपालिका करती है। तो विधायिका का हेड है अध्यक्ष, उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, समझ लीजिए वो है प्रमुख सचिव विधानसभा। न्यायपालिका में देखें तो चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल। कार्यपालिका में देखें तो मुख्यमंत्री और उनका चीफ सेक्रेटरी। मुझे ये सौभाग्य मिला कि इन 6 पदों में से एक पद 2 स्टेट में संभालने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ में भी मिला, यहाँ भी मिला, और 38 साल का अवसर मिला। ये बहुत बड़ा अवसर है, ये अमूमन बहुत कम लोगों को मिलता है। ये सौभाग्य मुझे मिला, तो मुझे बहुत मुख्यमंत्री और बहुत अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला, और कमोबेश सबके कार्यशैली को मैंने देखा। अब इसको तुलना करना उचित नहीं है इस अवसर पे, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि सकलेचा जी बहुत कड़क प्रशासक थे, बहुत कड़क प्रशासक थे। उनका ब्यूरोक्रेसी में बहुत भय था। आज क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, बहुत फर्क आ गया है। सकलेचा जी, देन अर्जुन सिंह जी, ये जो सेठी जी, ये जो मुख्यमंत्री रहे, ये इस तरह से नीचे जो आए अपन, बाद में ये जो आ गया कि मुख्यमंत्री या मंत्री जो अपनी चॉइस के अधिकारी रखने लग गए। आप ये देख रहे हैं, आज हम पढ़ते हैं, रोज पेपरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि अब मंत्री अपने चॉइस का अधिकारी चाहते हैं, मुख्यमंत्री अपने चॉइस के अधिकारी को सेटल करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में भय खत्म हो गया है। जब आपके चॉइस का अधिकारी वहां आ गया तो वो कई बार जो है सर से लेके भाई साहब तक आ गया है। वो भाई साहब कहता है। अब किसी को कोई मंत्री कहे भाई तुम वहां नहीं पहुंचे, ये बड़ी घटना हो गई, आप पहुंचे, हाँ भाई साहब थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया। जब वो सर से लेके भाई साहब तक आ गया, उसका भय खत्म हो गया, तो ये जो स्थितियां बनती हैं, जो जहां कलेक्टर को रोज ट्रांसफर करना पड़ता है, एसपी को ट्रांसफर करना पड़ता है, आईजी को बदलना पड़ता है, तो व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि ये सर से लेके वो भय का वातावरण खत्म हो गया। उसको ये समझ में आने लग गया कि भाई साहब को मैनेज किया जा सकता है, भाई साहब हमारे संरक्षक हैं, ये भाई साहब हमारे संरक्षक हैं, ये भाई साहब हमारे संरक्षक हैं, ये पार्टी का आदमी है, ये चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, ये सारी पार्टियों में भाई साहब का कल्चर आ गया है। तो ये जो भाई साहब का कल्चर आ गया, उससे ब्यूरोक्रेसी का बहुत पट्टा बैठ गया है, और उसके कारण भय समाप्त हो गया है। उसके कारण जनता को राहत जो तत्काल मिलना चाहिए, जो प्रोएक्टिव होना चाहिए अधिकारियों को, वो काम खत्म हो चुका है। अब एडाकिज्म आ गया है। जो जरूरी काम है वो हो रहे हैं। आप देखिए सारे विभागों में कम से कम 40 से 50% पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। कैसे चल रहे हैं ये विभाग? जो रिटायर हो रहा है वो पद भरे नहीं जा रहे। मंत्रालय की हालत देख लीजिए, चाहे आप हर विभाग की देख लीजिए, जितने लोग रिटायर हो रहे हैं। आज 16 से लेकर जो आरक्षण का नीति लागू हुई है, आरक्षण के कारण पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं, जितने लोग रिटायर हो रहे हैं, न तो पदोन्नत हो रहे हैं, न वो पद भरे जा रहे हैं। तो आखिर काम कैसे चल रहा है? आखिर काम विभागों का चल कैसे रहा है? इसका मतलब यही है कि जो जरूरी काम है वो हो रहा है, जो प्रोएक्टिव होकर के जो वास्तव में काम होना चाहिए, जो एक सिस्टम के तहत सरकार चलना चाहिए या विभाग चलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, उसमें कहीं ना कहीं छेद हुआ है। बिल्कुल। आप हमारे खास करके युवा वर्ग को, जो देश का आगे नेतृत्व संभालने वाला है या देश को चलाने वाला है, उसके लिए कोई संदेश देना चाहें तो 1-2 पंक्तियों में वो। देखिए, मुझे तो उम्मीद ही युवाओं से है। युवा दुस्साहसी है, वो हर कुछ कर सकता है। संसदीय व्यवस्था से हर युवा को प्यार होना चाहिए। ये कारपोरेट कल्चर ने हमारी संसदीय व्यवस्था को कमजोर किया है। ये पैकेज सिस्टम ने ऑफिस घर ये जो सिस्टम हुआ है, संसदीय व्यवस्था को समझिए, इसको मजबूत कीजिए। आप जैसी जनता होगी वैसा आपको नेता मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छा शासन मिले, अच्छा सिस्टम काम करे, आपको रोजगार मिले, आपको सही हक मिले, तो आपको संसदीय व्यवस्था की जानकारी रखना पड़ेगी, इससे प्यार करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, इसमें भाग लेना पड़ेगा, और आपको सवाल उठाना पड़ेंगे। सवाल उठाइए कि आप ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक युवा हमारा सवाल, देखिए क्या है, जैसे ही हम जिम्मेदारियों में बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे कमजोर होते जाते हैं। युवा दुस्साहसी है, वो सवाल करेगा। जिस दिन जवान ने हमारे सवाल करना शुरू कर दिया नेताओं से, उस दिन ये देश सुधरेगा,
उस दिन ये देश सुधरेगा और देश में जो बदलाव आएंगे उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जी। देश के युवा को सवाल करना होगा अपने नेताओं से, तभी यह देश तरक्की कर सकता है, विकास कर सकता है, सुधर सकता है। इन शब्दों के साथ हम बीडी इसरानी साहब का आज यहाँ समय देने के लिए धन्यवाद अदा करते हैं खबर भारत की तरफ से, और मुझे भी आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सिर्फ खबर भारत पर।